नमस्कार साथियों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। देखिए क्यूआईपी सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूआईपी 1083 का। क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम्स के बेस्ड हैं। अभी आपको करना क्या है, एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो और क्वेश्चंस को अपना टैकल करने की कोशिश करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये पूछ रहा है सिनोनिम, इसमें पूछ रहा है सिनोनिम किसका, साइकोफेंट का। देखो बड़ा सिंपल वर्ड है, इसको याद करने का तरीका समझ लेना। वैसे इसका तरीका निमोनिक मेथड में समझाएंगे कभी, बाद की चीज है। साइकोफेंट, इसे याद रखो। साइको एक वैसे तो पागल को बोलते हैं, पर उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है, वो PSY से बनता है। साइको जो पागल होता है, साइकिक, साइको, साइकोलॉजिस्ट जो दिमाग का डॉक्टर होता है, इस टाइप से वर्ड, वो स्पेलिंग उसकी अलग है। ये है साइकोफेंट, इसका मतलब होता है चापलूस। ये अलग वर्ड है, चापलूस। तो चापलूस का पूछता है। साइक ये तो ब्रेन से संबंधित होता है ना। क्रिटिक ये होता है आलोचक, जो किस चीज की क्या करता है, आलोचना करता है। ये आलोचना क्रिटिसिज्म वहीं से रिलेट होता है। और स्लेव होता है गुलाम। तो इसका पूछा है सिनोनिम सिमिलर मीनिंग, तो ये बढ़ जाएगा फ्लैटरर। फ्लैटरर होगा चापलूस। क्लियर, नेक्स्ट आइए। एंटोनिम पूछ रहा है फॉरलॉर्न का। अब फॉरलॉर्न जो है ये कई बार पूछा हुआ भी है वर्ड में। एंटोनिम पूछ रहा है, फॉरलॉर्न का मीनिंग ध्यान रखना, ये एक ऐसा आदमी होता है जो उदास होता है, मतलब दुख से भरा हुआ होता है, या ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है वो फॉरलॉर्न आता है। फॉरलॉर्न मींस डिप्रेस्ड। हम पूछ रहे हैं क्या, अपोजिट। तो अपोजिट डिप्रेस्ड का क्या होगा, खुश, हैप्पी। खुशी के सेंस में जितना भी आएगा तो वर्ड क्या जाएगा, जॉयफुल। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है आपका जॉयफुल। फॉरलॉर्न का अपोजिट जॉयफुल। क्लियर, नेक्स्ट आइए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड SEPARATE, सही स्पेलिंग सेपरेट करते हैं, SEPARATE वर्ड जाएगा सेपरेट। ये तो ज्यादातर स्टूडेंट का सभी का ठीक ही है, सेपरेट। क्लियर, सेपरेट मींस अलग हो जाना है, सबको सिंपल वर्ड मालूम है। सेपरेट का मतलब होगा जब चीजें डिवाइड हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, किसी चीज से अलग हट जाना, सेपरेट या सेपरेशन उसका नाउन है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेंटेंस दिया है 4 अल्टरनेटिव्स में से आपको एक सही फॉर्मेट इसमें छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वो कह रहे द मैन वाज हिज डिफनेस। डिफनेस होता है बहरापन, डिफनेस होता है बहरापन, ठीक है। अब तो मैन वाज, अब देखो उसने कहा अवार्डेड फॉर, रिवार्डेड फॉर, आदमी को उसके बहरेपन के लिए भाई साहब उसे इनाम दिएगा, वाह कितना बड़ा बहरा आदमी है, ले तो 25,000 का इनाम। कोई सेंस नहीं बैठी। क्योर्ड ऑफ, क्योर्ड ऑफ होता है इलाज हो जाना, आदमी का इलाज कर दिया गया, उसके बहरेपन का इलाज किया गया आदमी का, ये ऑप्शन जा सकता है। कॉन्विक्टेड बाय ये नहीं बनेगा, सेव्ड एट, सही वर्ड जाएगा क्योर्ड ऑफ। द मैन वाज क्योर्ड ऑफ। क्योर ऑफ होता है जिस बीमारी का इलाज कर दिया जाता है उसे बोलते हैं क्योर्ड ऑफ। ये बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए वर्ड यूज होता है क्योर्ड ऑफ। नेक्स्ट आइए। ये ही इज द टॉक, ये इडियम है इंग्लिश के अंदर। पूरा इडियम होता है टॉक ऑफ द टाउन। रट लेना इस वर्ड को, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन होता है एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत चल रही होती है, शहर के अंदर जिसके चर्चे होते हैं, वो होता है टॉक ऑफ द टाउन। कि इस समय शहर में जिसके चर्चे हैं, शहर में जिसके बारे में डिस्कशन है, उसे बोलेंगे टॉक ऑफ द टाउन। तो ही इज द टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि वो शहर में चर्चित व्यक्ति है। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ओल्ड हेड, हेड है, हेड मतलब सर को बोलते हैं, सिर जो है हेड बोलते हैं, शोल्डर्स आपके कंधे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंधे तो युवा हैं, युवा मतलब आदमी तो यूथ है, लेकिन ओल्ड हेड का मतलब होता है तजुर्बा। ध्यान रखना कि जिस आदमी की उम्र तो कम हो पर उसको तजुर्बे ज्यादा हो, ऐसा व्यक्ति जो एज में कम है लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा रखता है, उसे बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो कौन सा वर्ड जाएगा उसे चेक कर लो। क्या हो सकता है, बी इंटेलिजेंट व्हेन ओल्ड नहीं जाएगा, टू बी ओल्ड एंड येट लुक यंग, हाँ ये जाएगा। टू बी ओल्ड नहीं, ये भी नहीं होगा, करेक्ट होगा टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स। एक ऐसा आदमी जो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होता है, उम्र से ज्यादा तजुर्बा रखता है। इसमें आंसर एक दो बच्चे का गलत है, ये जाएगा टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, कि अपनी उम्र से ज्यादा तजुर्बा रखने वाला व्यक्ति होगा ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। नेक्स्ट आइए, ए वाइल्ड गूज चेज। अब देखो गूज का मीनिंग ध्यान रखो, ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है गीज, इसका प्लूरल गीज होगा। वाइल्ड गूज जंगली बत्तख टाइप का होता है, बत्तख एक टाइप का पक्षी है, बस ये ध्यान रखो आप इसे। वाइल्ड गूज चेज, तो जंगली पक्षी, कलहंस बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में, कलहंस। क्या आप उसका पीछा कर रहे हैं,
जंगली है, जंगली पक्षी है, जंगली बतख है, उसका पीछा कर रहे हैं, तो हासिल क्या होगा, मांस इसका खाया नहीं जाता है, बेच इसे पाओगे नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज का पीछा करना जिससे कोई प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा, उसे बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। चेज मतलब पीछा करना, किसका पीछा करना, वाइल्ड गूज का। तो जंगली बत्तख का पीछा कर रहे हैं, पहली बात तो पकड़ में नहीं आएगी, पकड़ भी ली तो उसे मार नहीं पाओगे क्योंकि उस पर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। अगर मार भी लिया, अपने खाने का प्लानिंग बनाया तो उसकी स्किन इतनी टाइट उतरती है कि उसकी स्किन नहीं उतरेगी, और उसने स्किन उतार भी ली, उसे काट भी लिया, खा भी लिया, तो उसका मीट इतना कड़वा होता है कि उसे खा भी नहीं पाओगे। तो सारा का सारा क्या है, बेकार की चीज हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, फ्रूटफुल सर्च। फ्रूटफुल तो फायदेमंद है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पॉइंटलेस सर्च, एक ऐसी चीज जिसका कोई फायदा नहीं है, ये पॉसिबल है। टू सर्च फॉर ए वाइल्ड गूज, ये तो सेम जाएगा नहीं, हंटिंग एक्सपीडिशन बी जाएगा। पॉइंटलेस सर्च मतलब एक ऐसी चीज जिसमें निरर्थक सर्च है, बेकार की खोज आपने की है, कोई बड़ा बेनिफिट उससे नहीं हुआ। नेक्स्ट आइए, ये क्या पूछ रहा है भाई, इंप्रूवमेंट पूछ रहा है सेंटेंस का। यू आर जूनियर, ये ध्यान रखना, लैटिन कंपैरिजन होता है इंग्लिश में, लैटिन कंपैरिजन। लैटिन कंपैरिजन में क्या होता है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में IOR लिखा हो, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ये एडजेक्टिव में पढ़ के देखना इस चैप्टर को, इस पॉइंट को एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़े। लैटिन कंपैरिजन के साथ में देन नहीं आता है, टू आता है। तो इसमें टू किस में है, टू मी, यू आर जूनियर टू मी इन एज, तुम उम्र में मुझसे कम हो, यू आर जूनियर टू मी इन एज। एट एज नहीं होगा, इन एज होगा, ये कंफ्यूज मत होना, एट एज नहीं है, इन एज होगा। यू आर जूनियर टू मी इन एज, एडजेक्टिव में पढ़ना इस टॉपिक को, आपको मिल जाएगा। लैटिन कंपैरिजन और एक हाईएस्ट डिग्री एडजेक्टिव, दो चीजें होती हैं। नेक्स्ट आइए, मुंबई इज लार्जर देन मैनी अदर टाउन्स इन इंडिया। मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर टाउन्स इन इंडिया। मुंबई जो है बहुत सारे दूसरे शहरों से बड़ा है, तो वो पूछ रहा है लार्ज, लार्जेस्ट, बिग। अब बिग देन तो आप लिख नहीं सकते, लार्ज देन भी नहीं लिख सकते, देन लिखा तो कंपैरेटिव ही आएगा, तो भाई सब नो इंप्रूवमेंट जाएगा, क्योंकि देन तो कंपैरेटिव के साथ ही चलेगा ना। तो ना लार्ज कंपैरेटिव, ना लार्जेस्ट कंपैरेटिव, ना बिग, तो वर्ड क्या जाएगा, लार्जेस्ट, सॉरी लार्जर, नो इंप्रूवमेंट। ये भी सभी का सही। इफ आई, अब वो इसमें पूछ रहा है कि क्या करना है, तो इसका तरीका है कंडीशनल क्लॉज पढ़िए, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ के देखो एक बार, आपने पढ़े होंगे कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, लाइकली, अनलाइकली और पास्ट, तीन कंडीशंस होती हैं। विल, शैल, कैन, में के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वुड, शुड, कुड, माइट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव थर्ड फॉर्म। ये है वुड हैव थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। इनमें से पास्ट परफेक्ट कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट के लिए तो हेड चाहिए, और हेड के साथ में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन जाएगा सी, हैड, हैड। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस कार को खरीद लेता, हैड मनी। कई बार जो ना PQR वाले ऑप्शंस भी आते हैं, तो किसी किसी सेट में मैं आपको 3-3 वाले ऑप्शन दूंगा इसमें, और फिर आपके 4-4 वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे। तो जैसा भी पैटर्न आता है, सभी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम में भी आया हुआ है इस तरह का भी सिंपल क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं द फर्स्ट क्लू, द फर्स्ट क्लू। अब देखो यहां से क्या जोड़ोगे आप इसमें, ऑफ लिखा है यहाँ पे लास्ट में, ऑफ के बाद टू तो जोड़ नहीं सकते, ऑफ टू द नेचर, ठीक है ना। तो क्या जोड़ सकते, द फर्स्ट क्लू लाइज इन द ओरिजिन ऑफ, किस में जोड़ोगे, ऑफ के बाद क्या जोड़ोगे, द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ। अब उस चीज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब इसमें कुछ बच्चे करके आए हैं, देखो ए भी कर दिया किसी बच्चे ने, किसी ने डी कर दिया, किसी ने बी कर दिया, तो ऐसे थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो द फर्स्ट क्लू सेंटेंस का सब्जेक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब चाहिए, अब वर्ब है लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी। ऑफ के बाद तुमने क्यू के बाद क्या जोड़ दिया, आर, तो नेचुरल से क्यू के बाद आर जुड़ जाएगा। अब क्यू के बाद आर इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाते हैं। अब इसका पार्ट है, अगर आइडिया इटसेल्फ के बाद आप जोड़ते हैं टू दी नेचर ऑफ दिस एजेंडा, दिस एजेंडा कौन सा, तो भाई ऐसे नहीं होगा, सही ऑप्शन को जोड़ने की कोशिश करो। द फर्स्ट क्लू, क्लू के साथ एक प्रीपोजिशन भी चलता है, तो फर्स्ट क्लू टू, तो पी अप्रोप्रिएट जाएगा। इस चीज का क्लू, टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा, इस एजेंडा का जो प्रकृति है उसके लिए जो पहला क्लू है वो कहां है, लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा PQR, ये
हाँ PQRD ऑप्शन में। तो क्लू के साथ टू प्रीपोजिशन जुड़ेगा और ऑफ के बाद में द सेम जुड़ जाएगा, द स्मार्ट जुड़ जाएगा, तो PQR यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये छोटे वाले जितने होते हैं ना इतने आसान होते नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार। अगला क्या है देखो ध्यान से, ये एरर पूछ रहा है, आई हैड इनवाइटेड, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, सही है, ऑल माई सिस्टर इन लॉज। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, सिस्टर इन लॉज। हमने सिस्टर इन लॉज में एस लगा दिया यहाँ पे, इसे प्लूरल बना दिया, और जबकि सिस्टर इन लॉ का जो प्लूरल होता है वो पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, वो होता है सिस्टर्स इन लॉ, ये प्लूरल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन जाएगा बी, ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, जितनी भी मेरी सिस्टर्स इन लॉ थी, तो आई हैड इनवाइटेड ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। सही वर्ड क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर। नेक्स्ट, ए लाउड हार्स या पियर्सिंग क्राई, एक ऐसी चीख जो बहुत तेज है, कर्कश आवाज है और कानों को छेदती हुई जा रही है, उसे नॉइस नहीं बोलते। नॉइस तो नॉर्मल वर्ड होता है, हाउल नहीं होगा, ये सिटी नहीं है, क्राई है। स्क्रीच इस वर्ड को बोलते हैं, स्क्रीच। देखो क्राई तो आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं ना, छोटा बच्चा चिल्लाता है वो क्राई हो जाता है, लेकिन स्क्रीच होता है जब चीखते हैं और चिल्लाते हैं इस तरह से कि हार्श साउंड लगता है, लोग इरिटेट हो जाते हैं और वो कानों को छेदती हुई आवाज जाती है, उसे बोलते हैं पियर्सिंग वॉइस या पियर्सिंग क्राई। उसे क्या बोलेंगे, स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब होता है चीख, और जैसे क्राई होता है रोना, जो छोटा बच्चा है वो रो रहा है वो क्राई है, लेकिन एक होता है चीखना, जैसे तुमने कुछ चुड़ैल देख ली, चुड़ैल को देख के जब चीखोगे वो होता है स्क्रीच, चीख निकल जाए जिसको देख के। चलिए नेक्स्ट आइए, सही स्पेलिंग बतानी है आपको इसमें, हाँ करेक्ट स्पेलिंग छाटनी है। हॉन्चेस HAUNCH, ये वाले H की जरूरत नहीं है, तो ये वर्ड गलत हो गया। एग्जल्ट में EXULT, एक L नहीं आएगा, सिंपल सिंगल L रहेगा, डबल L नहीं होगा। मार्केटेड MARKE सिंगल T रहेगा, ये वर्ड होगा, और ट्रांसमिट ये वर्ड। तो सही स्पेलिंग इसी की दे रखी है, बाकी सब गलत है। ट्रांसमिट, क्लियर है। नेक्स्ट, द पेमेंट वाज कलेक्टेड, ये पैसिव एक्टिव को मैं बार बार आपसे बता चुका हूं भाई, एक्टिव पैसिव में ज्यादा टेंशन मत लो, सिंपल अपने सेंटेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखो। आपने बोला है वाज कलेक्टेड, पास्ट टेंस है, ठीक है ना, वाज बी की फॉर्म है, तो हमें बी तो लिखना नहीं है, हमें तो मेन वर्ब रखनी है बस अब, क्योंकि हमें एक्टिव बनाना है, पैसिव नहीं बनाना है, तो हमें सिर्फ मेन वर्ब चाहिए, वो भी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसी को चेंज करोगे, यहां लिखा कलेक्टेड, यहां पे वाज एबल टू कलेक्ट, ये कहां से आ गया, नई कहानी थोड़ी जोड़ दोगे आप इसमें, अपने हिसाब से नई नई कहानियां नहीं जोड़ सकते हैं ना। जब वाज कलेक्टेड लिखा तो इसी का पैसिव बनेगा, ध्यान रखना। टू कलेक्ट, ये भी नई कहानी जोड़ दी इसने बैठ के, और वाज एबल टू कलेक्ट, भाई यही जाएगा ए, खत्म बात इसकी। तो द हार्ड वर्किंग सेल्समैन कलेक्टेड द पेमेंट। एक्टिव पैसिव को तो सिर्फ सेंटेंस की वर्ब से अंदाजा लगा लो, और वर्ब से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर, तो इसका जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। नरेशन में भी ध्यान रखना है, वॉइस का ध्यान रखो। उसने कहा द क्लाइंट सेड टू, सेड टू को देखो यहाँ क्या किया, द क्लाइंट आस्क्ड द टिकट सेलर, द क्लाइंट आस्क्ड द टिकट सेलर, द क्लाइंट सेड टू तो नहीं रहेगा, द क्लाइंट इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के बाद में टू नहीं आता है, बाकी चेक कर लेंगे फिर भी एक बार। इंक्वायर्ड के साथ में तो प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, पर फिर भी देख लेना। आगे लिखा है एट वॉट, एट वॉट, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, इसमें पढ़ना चाहो पढ़ लेना, अदरवाइज ये भी ऑप्शन गलत है वैसे, एट वॉट। अब आगे जो लिखा है एट व्हाट टाइम डू द काउंटर्स क्लोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट में आ गया, रिपोर्टिंग और पास्ट है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो आप पास्ट इंडेफिनिट छांट लीजिए, यहाँ पे क्लोज लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे जी डिड आ गया इसमें, तो देखो डिड द काउंटर्स है पास्ट इंडेफिनिट। कंजंक्शन के बाद पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होगा, व्हाट टाइम कंजंक्शन बना दिए है तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ऑप्शन जाएगा ए। एट व्हाट टाइम द काउंटर्स क्लोज्ड, पहला ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है 1 ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, अब किसी चीज का ऑफिशियल लॉन्च हुआ होगा 1 साल बाद उसके, तो आपको सेंटेंस देखना है कैसे जोड़ सकते हैं। इसमें हैज लिखा है, इसमें हैव लिखा है, तो हैव तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब यहां कोई प्लूरल सब्जेक्ट है नहीं, ध्यान से देखो, 1 ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है नहीं, तो प्लूरल चीज क्या है, पी। वाइल एक्सपेक्टेशंस, तो पी के बाद क्या जाएगा, आर, पी के बाद आर यहां भी है और यहां भी है, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई सा एक होगा, ठीक है। अब यहां पे लिखा हैज, हैज लार्जली स्केप्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, पॉलिटिकल स्क्रूटनी,
ठीक है ना। अब इसमें किसको जोड़ोगे, अब 1 ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट है नहीं तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये तो जुड़ेगा पी से, और ये हैज जाएगा रिटोरिक। देखो ध्यान से, ये अलग लिखा हुआ है, अलग नाउन लिखा है रिटोरिक। रिटोरिक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आर के बाद कौन जाएगा, क्यू। आर के बाद क्यू है, इस ऑप्शन में सी जाएगा। ग्रामर से चेक कर लेना, यहां कोई सब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस में, एक्सपेक्टेशंस के साथ में हैव आएगा, रिटोरिक के साथ में हैज आएगा, तो पी क्यू आर यही ऑप्शन बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए। अच्छे ज्यादातर स्टूडेंट का ठीक ही था। ए होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, एक खोखली चीज जिसमें कुछ चीजें रखी जा सकती हैं, चीजों को कंटेन करने के लिए बनाया जाता है। प्लेटर, साल्वर, प्लेट और रिसेप्टेबल। रिसेप्टेबल होता है ग्रहण करने वाला, जिसमें चीजें भरी जा सकें। प्लेटर का मतलब होता है थाली, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे थालियां मिलती हैं खाने के लिए, तो प्लेटर सिस्टम आ जाएगा। कई बार प्लेटर में ना बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं, तो प्लेटर पॉसिबल नहीं है। साल्वर का मतलब भी होता है थाली, और प्लेट का मतलब भी थाली, तो ये तो नहीं भैया, यही होगा। रिसेप्टेकल का मतलब होता है खाली चीज जिसमें कोई चीज भरी जा सके, रिसेप्टेकल। नेक्स्ट आइए। He has a interest in studying human psychology. उसे क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने में इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है, डीप, गहरा इंटरेस्ट है। डीप मींस गहरा, उसे गहरा इंटरेस्ट है। गहरा इंटरेस्ट नहीं होगा, बड़ा इंटरेस्ट होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है। वाइड होता है, फैला हुआ इंटरेस्ट है। जब कोई किसी को इंटरेस्ट होगा ना, हैवी मतलब बहुत जमदार, बहुत भारी इंटरेस्ट है। तो देखो इंटरेस्ट है अगर आपको पढ़ने में, तो इंटरेस्ट ना तो डीप होता है, ना वाइड होता है, ना हैवी होता है। इंटरेस्ट का तो वास्ट इंटरेस्ट होता है। वास्ट मतलब बड़ा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में। क्या पढ़ने में, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने में उसे बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो बड़े के लिए आएगा वास्ट इंटरेस्ट। डीप मत बोलना, कुछ बच्चों ने डीप सोचा है, इसमें डीप नहीं। नेक्स्ट है ड्यू टू मी बीइंग, ये तो पढ़ना ही नहीं आगे क्वेश्चन, इसको तो समझो। ड्यू टू हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद बीइंग बना जीरेंड, और जीरेंड से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। ये पढ़ रखा होगा आपने। जैसे आपने कहा, मान लीजिए आई प्रोहिबिटेड फ्रॉम मोहित सिंगिंग, मैंने मोहित के गाने पे रोक लगाई, प्रोहिबिटेड फ्रॉम मोहित सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या है, जीरेंड। अब जीरेंड से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन का पजेसिव केस आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा जीरेंड से पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मोहित से सिंगिंग, मोहित के गाने पे रोक लगाई, मैंने मोहित के गाने पे रोक लगाई। वही पॉइंट यहाँ पे, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी, तो मैं इस शहर के लिए नया हूं, यानी कि मेरा इस शहर के लिए नया होना, इसके कारण, मेरा इस शहर के लिए नया होने के कारण, तो यहाँ पे आएगा माई, ड्यू टू माई। आगे सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज ये इसी पार्ट में प्रॉब्लम जाएगी। ड्यू टू माई बीइंग न्यू, मेरा इस शहर के लिए नया होने के कारण। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके क्लॉज टेस्ट। बगीरा इज द फिक्शनल ब्लैक। अच्छा, बगीरा के बारे में आप बता दो। आपने दी जंगल बुक एक कार्टून देखा होगा बचपन में, जिसमें मोगली की कहानी सुनी होगी, उसमें बगीरा था। तो कई कहानियां बनी जिसमें बगीरा का जिक्र हुआ है। बगीरा एक्चुअली एक पैंथर है, तेंदुआ टाइप का है, तो उसके बारे में कहानी थी बगीरा। लेकिन बगीरा कहां से आया तो उसको समझा। मोगली तो तुम्हें पता है, एक छोटा आदमी का बच्चा था, वो जंगल में रह के भेड़ियों ने पाला, ठीक है ना। एक उसमें बिल्लू था, बिल्लू, एक उसमें बगीरा था। तो बगीरा जो है वो तेंदुआ है, उसके बारे में देखो। बगीरा इज ए फिक्शनल ब्लैक पैंथर, काल्पनिक है, इन रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक। तो जंगल बुक जो किताब है इस बंदे ने लिखी है, उसमें काल्पनिक किरदार है बगीरा। ही वॉज बॉर्न, अब ही इसलिए बोला इसने इसके लिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की तरह है, और ये फैबल है। फैबल होते हैं ऐसी कहानी जो जानवरों पे फिल्माई गई, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए होती है कहानियां वो। तो ही वॉज बॉर्न इन द मेनेजरी, मेनेजरिया होता है, मेनेजरी होती है जहां जानवरों को रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए। कौन सी मेनेजरी, ऑफ राजा ऑफ उदयपुर। तो उदयपुर के राजा है, उसकी मेनेजरी में ही वॉज बॉर्न इन, किस चीज में, कैप्टिविटी, जंगल, केव और पार्क। अब देखो ये एक अंग्रेज राइटर ने लिखी थी, ध्यान रखना, जंगल बुक। और मजे की बात यह है, जंगल बुक लिखी गई है, मोगली जो लिखा गया है इंग्लिश राइटर ने लिखा है, लेकिन पूरा का पूरा जो कहानी किरदार की गई है वो इंडिया में है।
मध्य प्रदेश में, और बगीरा उठाया है ना उदयपुर से, ये ध्यान रखना। तो उसमें तो जंगल बुक में क्या था, एक बगीरा किरदार था, ही वॉज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुआ वो, मेनेजरी में, राजा उदयपुर का राजा था, उसने एक अभ्यारण्य बना रखा था अपने आसपास का, उसमें बगीरा को उसने क्या किया हुआ था, कैप्टिव कर रखा था, इन द कैप्टिविटी, इन कैप्टिविटी इन द मेनेजरी, ये ध्यान रखना। अभ्यारण्य की जो जानवरों को पकड़ के रखते हैं एग्जीबिशन के लिए, उन्हें रख देते हैं कि राजा महाराजा घूमेंगे फिरेंगे, फिर उनका शिकार करेंगे, उसके लिए कैप्टिविटी बोलते हैं। तो कैप्टिविटी इन द मेनेजरी ऑफ राजा ऑफ उदयपुर। आगे क्या है, फिर सेकंड ऑप्शन है ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, कुछ बच्चों ने यहां ऑल्दो कर दिया, सोचा करो ध्यान से। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, बड़ा ताकतवर था। ही लॉक ऑफ हिज केज, उसने क्या किया, ताला तोड़ दिया, ब्रोक आ जाएगा। ताकतवर आदमी ताला तोड़ देगा तो ऑल्दो नहीं आ सकता, ऑल्दो तब आता जब वो ताकतवर होता और वो ताला ना तोड़ पाता, तब ऑल्दो आता। तो ऑल्दो है अप्रोप्रिएट नहीं, यहां पे आएगा वंस, ओनली भी नहीं आएगा, अनलेस भी नहीं आएगा, कोई सेंस ही नहीं बैठेगी इसकी। तो वंस यानी एक बार हुआ क्या कि उसने ताला तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो वंस ही, अब वंस के बाद यहाँ कोमा भी था, ध्यान रखना यहाँ पे, इसमें कोमा था, इसमें कोमा मिसप्रिंट हो गया। तो ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ, बड़ा ताकतवर बंदा था, तो ही ब्रोक द लॉक ऑफ हिज केज, उसने अपने पिंजड़े का ताला तोड़ दिया। एंड के बाद देखो इनटू द जंगल, अब क्लाइंब तो आएगा नहीं, क्लाइंब तो चढ़ना होता है, जंप भी नहीं आएगा, मार्च होता है मस्ती में कदम ताल में लता हुआ चला, इसमें आएगा एस्केप्ड, और भाग गया, जान बचा के, बच के भाग जाना, एस्केप्ड इनटू द जंगल, जंगल में भाग गया। और ही रेगुलरली इन द स्टोरी ऑफ मोगली, और मोगली की कहानी में रेगुलरली क्या हुआ, अपीयर हुआ, ही अपीयर्स रेगुलरली, यानी कि बार बार इस किरदार का जिक्र आता है मोगली की कहानी में। ठीक है दोस्तों, इसे पढ़ के देखो, कोई डाउट रहे पूछिए, कल नई सीरीज के साथ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।